का विरोध जारी। आज देश भर में एफसीआई दफ्तरों के बाद किसानों का प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। महाराष्ट्र में परमवीर सिंह की अर्जी पर हाई कोर्ट का फैसला आज। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हैं कई आरोप। यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। और आईएसजेके का कमांडर जम्मू में गिरफ्तार। आतंकी हमले की साजिश नाकाम। पिस्टल, कारतूस और नकदी बरामद। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आज बड़ी खबर के साथ करेंगे। 6 अप्रैल को बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है और इस दौरान बंगाल के तीसरे चरण के लिए 31 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। आपको बता दें कि असम में तीसरे और अंतिम चरण के लिए 40 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। और अब बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 3 जिलों हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों पर कुल 205 प्रत्याशी मैदान में हैं और ऐसे में मतदान 6 अप्रैल को होगा और इस चरण के लिए 12 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी। और अब यहाँ आपको ये भी बता दें कि तीसरे चरण में हावड़ा की 7, हुगली की 8 और दक्षिण 24 परगना जिले की 16 सीटें हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में इन 31 सीटों में से 30 पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा जमाया था और ऐसे में सिर्फ आमता सीट पर कांग्रेस की जीत हुई थी। हालांकि इस बार मुकाबला कड़ा है और इस बार भाजपा तृणमूल के लिए बड़ी प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरी है। किसान आंदोलन लगातार जारी है और ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि आज 5 अप्रैल को देश भर में भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई कार्यालयों के बाहर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने इस विरोध प्रदर्शन को एफसीआई बचाओ दिवस नाम दिया है। तो यहाँ किसानों ने कहा कि 5 अप्रैल को किसान देश भर में एफसीआई कार्यालयों के सामने घेराव करके विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस दिन एफसीआई बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस दौरान उपभोक्ता मामले के मंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र दिया जाएगा। यहाँ भी बता दें कि 11 मार्च को एफसीआई ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें गेहूं और धान की खरीद के लिए गुणवत्ता नियंत्रण की सिफारिश की गई और यहाँ गेहूं के लिए नमी के स्तर में 14 से 12 की कमी का प्रस्ताव किया गया और इसके अलावा कई और प्रस्ताव सरकार को भेजे गए। गौरतलब है कि किसान संगठन 3 कृषि कानूनों को लेकर पहले से ही प्रदर्शन कर रहे हैं और फिलहाल दिल्ली बॉर्डर पर किसान महीनों से अपना विरोध जता रहे हैं और ऐसे में अब एफसीआई के बाहर भी संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आज एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जाएगा और इसी के साथ 5 अप्रैल को देश भर में आज कार्यालयों के बाहर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा ने इस विरोध प्रदर्शन को एफसीआई बचाओ दिवस नाम दिया है। किसानों ने कहा कि 5 अप्रैल को किसान देश भर में एफसीआई कार्यालयों के सामने घेराव करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ इस दिन को एफसीआई बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि उपभोक्ता मामले के मंत्री के बाद एक ज्ञापन पत्र दिया जाएगा। उधर दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों के घर लौट जाने की चर्चाओं का खंडन करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये किसान अपने खेतों में काम करने गए, लेकिन केंद्र सरकार जब बंगाल चुनाव से फुर्सत पा लेगी तब किसान भी वापस लौटकर मैदान में डट जाएंगे। ऐसे में टिकैत किसानों के लिए समर्थन जुटाने के लिए 2 दिन के गुजरात दौरे पर गए। तो यहाँ रविवार को बनासकांठा जिले में अंबाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद वो अंबाजी और पालनपुर में किसानों से बात कर रहे थे। तो यहाँ राकेश टिकैत ने मौके पर जुटे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून किसान और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जीएसटी के बाद लोग परेशान हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गरीब को हक से जीने का अधिकार मिलेगा। भाजपा
भाजपा सरकार ने पहले जीएसटी के नाम पे लिया, फिर उसके बाद बहुत स्पष्ट कर दूं, तमाम तरह की महंगाई बढ़ा के लिया, तमाम तरह के टैक्सेस बढ़ा के लिए। और यही नहीं, उन्होंने सिर्फ आम आदमी, गरीब के जेब पर एक बोझ डाला और उससे पैसा लिया। दिया कुछ नहीं, दिया सिर्फ अमीरों को। राहुल गांधी जी साफ कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 72,000 रुपए मिनिमम आय सुनिश्चित करेंगे हर आदमी की। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई और इस दौरान उन्होंने कहा कि देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी जी का आभार। साथ ही उन सभी वैज्ञानिकों का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने समय से भारत में 2 वैक्सीन लॉन्च की। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और हम सभी को ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। चल रही देश की इस लड़ाई में देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भारत ने जो 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की हैं, उसमें मैंने भी आज वैक्सीन ली है। देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन समय से 2 वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च की है, उनका मैं अभिनंदन। देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और ऐसे में कोरोना की इस दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। तो यहाँ महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते लहर को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने नए और सख्त नियम लागू करने के आदेश दिए हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि कोरोना के आगे बेबस महाराष्ट्र एक बार फिर लॉकडाउन की राह पर लौट चुका है। महाराष्ट्र में 57,074 मामले दर्ज किए गए, जबकि 222 लोगों की मौत हुई। वहीं मुंबई में 11,163 नए केस सामने आए, 25 लोगों की जान चली गई। वहीं बात अब विंटर कैपिटल नागपुर की करें तो 4,110 नए मामले सामने आए, 62 लोगों की मौत हुई। और इन आंकड़ों के लिए ईंधन का काम लोगों की लापरवाही ने किया। तो यहाँ महाराष्ट्र में बिगड़ते हालातों को देखते हुए सभी दलों ने सरकार के फैसले का समर्थन किया। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में लगातार कोरोना का कहर जारी है और अब एक साथ मामलों में बढ़ोतरी होना, और यहाँ सरकार ने कड़ा फैसला लिया है कि राज्य में वीकेंड पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसी के साथ कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र बताया जा रहा है। तो यहाँ महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते लहर को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने नए और सख्त नियम लागू करने के आदेश दे दिए हैं और अब फिलहाल राज्य में वीकेंड पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के आगे बेबस महाराष्ट्र एक बार फिर लॉकडाउन की राह पर लौट चुका है। महाराष्ट्र में कई ज्यादा मामले आए, जिसके कारण उद्धव सरकार ने वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया है और इसी के साथ बाकी दिन नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं मुंबई में 11,163 नए केस सामने आए और 25 लोगों की जान चली गई। वहीं नागपुर की बात करें तो 4,110 नए केस सामने आए और 62 लोगों की मौत बताई जा रही है। और इस बीच इन आंकड़ों के लिए ईंधन का काम लोगों की लापरवाही ने किया। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में बिगड़ते हालातों को देखते हुए सभी दलों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए ANB न्यूज के साथ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 72,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। न्यूज़
देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको इस वक्त बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। इस वक्त की अहम जानकारी दे दें, राम सेतु के सेट पर कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी, 45 जूनियर आर्टिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी दे दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर, सभी मरीजों को क्वारंटीन कर दिया गया है। तो यहाँ अक्षय कुमार की फिल्म की शूटिंग टल गई है। इस वक्त की अहम जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी मुंबई से है। राम सेतु के सेट पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो यहाँ 45 जूनियर आर्टिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अहम जानकारी इस वक्त की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और फिलहाल सभी मरीजों को क्वारंटीन कर दिया गया है। बता दें आपको कि अक्षय कुमार की फिल्म की शूटिंग टल गई है। जहां एक तरफ कोरोना का कहर लगातार जारी है, ऐसे में अब मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राम सेतु के सेट पर कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में 45 जूनियर आर्टिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए अभिनेता गोविंद कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और वह पृथकवास में रह रहे हैं। अब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने ये जानकारी दी। आपको बता दें कि अभिनेता के संक्रमण के आंशिक लक्षण हैं और वह जरूरी एहतियात बरत रही है। तो यहाँ सुनीता ने कहा कि वह आज सुबह संक्रमित पाए गए हैं, उनमें संक्रमण के आंशिक लक्षण है, कोई बात नहीं है और वह पृथकवास में है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि जरूरी एहतियात बरत रहे हैं। गोविंदा बड़े पर्दे पर आखिरी बार 2019 में रंगीला राजा फिल्म में दिखे और इससे पहले सुपरस्टार अक्षय कुमार और बंदिश बैंडिस्ट के कलाकार ऋतिक भूमिक भी संक्रमित पाए गए थे। उधर मुंबई पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका और इससे संबंधित अन्य याचिकाओं पर मुंबई हाई कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। और इस बीच आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुंबई हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे और इन आरोपों के बाद CBI जांच की मांग की गई। और इसी याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। और इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने सिंह के वकील को कहा कि आप कानून के ऊपर हैं। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, आप जैसा एक सीनियर पुलिस अफसर तक तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा। तो यहाँ सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिंह को जमकर फटकार लगाई और यह पूछा कि जब तक पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं होती तब तक CBI जांच का आदेश कैसे दिया जा सकता है। ऐसे में कोर्ट ने यह भी पूछा कि आपने गृह मंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई। अगर शिकायत नहीं दर्ज होती तो मजिस्ट्रेट के पास जाते, आप हाई कोर्ट को मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं बदल सकते। तो यहाँ परमवीर सिंह ने अपने लेटर में दावा किया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वासे को बार और रेस्टोरेंट में 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस GS कुलकर्णी की बेंच इस याचिका में सुनवाई कर रहे हैं। जम्मू रीजनल में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और जम्मू पुलिस ने आतंकी संगठन ISJK के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया। उसके पास एक पिस्टल, 8 कारतूस और 1,13,000 रुपए नकद बरामद किए गए। और इनपुट्स के आधार पर जम्मू SOG ने झज्जर कोटली में रविवार को नाकेबंदी की और करीब 19 घंटे तक चली वाहनों की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति ने मौके से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसके पास से एक बैग में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में नकदी, एक पिस्टल और 8 कारतूस बरामद किए गए। आपको यहाँ जानकारी दे दें कि पूछताछ के दौरान
आरोपी की पहचान मलिक उमैद अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल रशीद मलिक के रूप में हुई है और वह कुलगाम के यारीपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए हथियार और नकदी की डिलीवरी हो रही थी और फिलहाल इस मामले में पुलिस स्टेशन छज्जर कोटली में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो यह शुरुआती जांच के दौरान पाया गया कि गिरफ्तार आतंकवादी ISJK मॉड्यूल के संचालकों के संपर्क में था। गौरतलब है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। तो यहाँ कुपवाड़ा जिले के LOG के नजदीक एक गांव में 5 AK राइफल, 7 पिस्टल, कई मैगजीन और गोला बारूद बरामद किए गए थे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए ANB न्यूज के साथ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। पंजाब ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मुख्तार अंसारी। इस वक्त की तमाम जानकारी यूपी से आ रही है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाएगा। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, मुख्तार को लाने पंजाब पुलिस रवाना हो गई है। तो यहाँ इस वक्त की अहम जानकारी, तो बड़ी खबर, रोपड़ जेल से बांदा लाया जाएगा। तो अब यूपी पुलिस के द्वारा ये पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, मुख्तार अंसारी को पंजाब से सड़क के रास्ते लाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुख्तार अंसारी को पंजाब रवाना हुई यूपी पुलिस। तो बता दें आपको कि यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है मुख्तार अंसारी को लाने के लिए। इस वक्त की अहम जानकारी, मुख्तार को लाने के लिए पंजाब रवाना हुई यूपी पुलिस। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहां रोपड़ जेल से बांदा लाया जाएगा। इसी के साथ अहम जानकारी दे दें कि फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ओम पांडे, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाएगा और फिलहाल यूपी की बांदा में जो पुलिस है वो रवाना हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी?
देखिए, आपको बता दूं किस तरह से मुख्तार को लेकर के यूपी लाने को लेकर काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में जो बांदा जेल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईजी साफ तौर से उत्तर प्रकाश सत्यनारायण, उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा है कि सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम होते हैं वो किए गए हैं। उसके साथ साथ कल जहां जो डीएम आनंद कुमार और उसके साथ साथ जो आईजी दोनों ने बांदा जेल का निरीक्षण किया था। उस निरीक्षण के साथ साथ जो उचित इंतजाम होते हैं, चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात कही जाए या जो बैरक की बात कही, तमाम आने जाने वाले लोगों की बात कही जाए या कौन कौन कैदी इस समय बांदा जेल में बंद है, उन तमाम चीजों का जायजा लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से उन्हें पंजाब से यूपी जो शिफ्ट किया जाएगा, तो ये सुरक्षा तैयारियां बांदा जेल में शिफ्ट करने के लेकर के थी। इसके साथ साथ ये साफ तौर से उन्होंने कहा कि विशेष टीम तैयार कर ली गई है, जो टीम पंजाब के लिए, रोपड़ के लिए रवाना हो चुकी है। और उसके साथ साथ आपको बता दें जिस तरह से इसकी जो जिम्मेदारी है वो एडीजी प्रयागराज को दी गई है। एडीजी प्रयागराज सत्यप्रकाश जयप्रकाश, जिस तरह से जयप्रकाश की बात की जाए तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उनके मार्गदर्शन पे जो है मुख्तार को यूपी लाया जाएगा। आपको बता दें जिस तरह से बाहुबली है मुख्तार अंसारी, उसको लेकर के अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक हैं, उसके साथ एक विशेष जो है जो उनका एक अपना महत्व है, खाता महत्व है। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 15 ऐसे मामले हैं जो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मुख्तार की बात करें, मुख्तार को लेकर जिस तरह से पंजाब के जो अपर सचिव गृह हैं उन्होंने एक पत्र जारी किया था, तो अवनीश अवस्थी जो अपर मुख्य सचिव गृह यूपी हैं, उनको पत्र में साफ तौर से उन्होंने कहा कि उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया था। यही कारण कि उन्होंने कहा कि जब उन्हें शिफ्ट किया जाए तो उनके लिए स्वास्थ्य की विशेष ध्यान रखा जाए, उसके लिए भी प्रबंध किए जाए। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए विशेष तरह की चीजें की गई है, जिससे कि मुख्तार को लाने में किसी तरह असुविधा ना हो और उसके साथ साथ उन्हें आसानी से जो है पंजाब जेल में शिफ्ट किया जाए। अगर आप बात करें तो इसको लेकर के जो बांदा की विशेष टीम है वो गठित कर दी गई थी। उसके बाद वो टीम पंजाब के लिए रवाना होगी और एडीजी प्रयागराज के नेतृत्व में मार्गदर्शन से ये टीम जाएगी और जाने के साथ साथ उन्हें जो है यूपी शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें जिस तरह से माननीय न्यायालय में इस मामले को चल रहा था, योगी सरकार ने इस मामले में जीत दर्ज की थी और उन्हें यूपी लाने की बात कही गई थी। कोर्ट में साफ तौर से इस बात को कहा गया था कि मुख्तार के ऊपर कई ऐसे मामले हैं, 15 ऐसे मामले हैं जो चल रहे हैं और उनकी सुनवाई होनी है, जिसके तहत अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उन सुनवाई में लेटरशिप हो रही है। ऐसे में अपराधियों को कहीं ना कहीं संरक्षण मिलेगा और ऐसे में अपराधी जो है और आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी सरकार जो माफियाओं के खिलाफ वो पूरी तरह सख्त रूख अख्तियार कर चुकी है। साफ तौर से ऐसे कई माफिया हैं जिन पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। हाल ही में आपको बता दें ऑपरेशन नेस्त नाबूद के तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं, चाहे आजमगढ़, मऊ, बलिया, उसके साथ साथ अम्बेडकर नगर, तमाम ऐसे जो माफिया हैं उनके खिलाफ नेस्त नाबूद के तहत कार्रवाई की गई है और जो है उनके जो माफिया हैं उनकी जो अकूत संपत्ति है वो तो नस्तनाबूद कर दी गई है या तो उस पर कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो ऑपरेशन नस्तनाबूद है उस पर एक अहम कड़ी है और इसी कड़ी में मुख्तार को यूपी लाया जा रहा है और माना ही जा रहा है कि मंगलवार तक जो है मुख्तार को जो है यूपी शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आगे की सुनवाई है वो की जाएगी। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ जहाँ इस बात को कहा जा रहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट में इस बात को रखा जाएगा कि आखिर मुख्तार को किस जेल में रखा जाए। अभी फौरी तौर पर यह जरूर कहा जा रहा है कि उन्हें सुरक्षा कारणों से अभी बांदा जेल में रखा जाएगा, लेकिन आने वाले समय में एमपी एमएलए कोर्ट से ये फाइनल होगा कि आखिर कौन सी कोर्ट मुख्तार के लिए ठीक रहेगी, सटीक सुरक्षा मामलों में ठीक रहेगी। क्योंकि आपको बता दें जिस तरह से अगर हम बांदा जेल की बात करते हैं तो बांदा जेल में जो बैरक है उसमें जो सुरक्षा के तमाम जो बैरक चीजें होती हैं वो उपयुक्त नहीं है। यही कारण है कि अभी तो उन्हें बांदा जेल में रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद प्रयागराज की नैनी जेल या किसी अन्य जेल में जो स्पेशल सेल होती है उसके तहत उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। और अभी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं बांदा जेल की, तो बांदा जेल में जो सुरक्षा इंतजाम है वो पूरी तरह से कर लिए गए हैं। मेन गेट पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, सभी आने जाने वालों की विशेष निगरानी रखी जाएगी और उसके साथ साथ जो टीम है वो विशेष टीम वो जो है वो रवाना हो चुकी है और माना जा रहा है कि अब मंगलवार तक जो है मुख्तार अंसारी को जो है यूपी शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहे हमारे साथ, आपसे जानकारी लेते रहेंगे।
50 किलोमीटर के फेरे लगाने वाली ट्रेनों के बाद रेलवे लंबी दूरी की अनारक्षित श्रेणी वाली स्पेशल ट्रेन पटरी पर उतरेगी और आज से आने जाने वाली लॉकडाउन के दौरान रुकी 71 ट्रेनें लोगों की राह आसान करेगी। और ऐसे में आपको बता दें कि इन ट्रेनों के चलने से दिल्ली एनसीआर के साथ सहारनपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका समेत कई जगहों पर आना जाना मुसाफिरों के लिए आसान होगा। और पिछले साल लॉकडाउन के बाद थमी लोकल और पैसेंजर ट्रेन फिर से दौड़ने की तैयारी पर है। और ऐसे में उत्तर रेलवे की करीब 35 जोड़ी ट्रेन 22 फरवरी से ट्रेन पर के ट्रैक पर उतरी है। और ऐसे में अब कामकाजी लोगों को काफी राहत मिल रही है। और इसी तरह 5 अप्रैल से इस बेड़े में 71 ट्रेन शामिल हो जाएंगी। और यहाँ रेलवे ने समय सारणी तैयार कर ट्रेनों को ट्रैक पर उतारने की पूरी तैयारियां रविवार को ही कर ली है। और आज से यह ट्रेनें मुसाफिरों की राह आसान करने के लिए पूर्व की राह चलने लगेगी। उस बीच उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि 71 अनारक्षित ट्रेन स्पेशल श्रेणी वाली होगी और इनमें से मेल और एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। और यहाँ ये भी बताया गया कि यात्रियों की मांग को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि इन ट्रेनों में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। चर्चित कोयला घोटाले से जुड़े मामलों का ट्रायल पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आज विशेष जज भरत पाराशर की जगह लेने वाले नए जज का नाम तय करेगा। और इस बीच कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में सामने आए कोयला घोटाले में जुड़े मामलों की सुनवाई 2014 से लंबित है। और ऐसे में अब जानकारी दे दें कि शीर्ष अदालत ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के एक पत्र का संज्ञान लिया था, जिसमें जज पाराशर की जगह लेने वाले किसी अन्य उचित पीठासीन न्यायिक अधिकारी को तैनात करने या नामित करने की इजाजत मांगी गई थी। और आज जज पाराशर साल 2014 से ही कोयला घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे हैं। और यहाँ आपको जानकारी दे दें कि चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट पीठ ने 15 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ट्रायल कोर्ट के 5 जजों के नाम मांगे थे और इन्हीं के साथ किसी एक को पाराशर की जगह तैनात किया जाना है। और अब पीठ अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को करेगी। यहाँ शीर्ष अदालत ने 2014 में 214 कोयला ब्लॉक का आवंटन खारिज कर दिया था और जिन्हें केंद्र सरकार ने 1993 से 2010 के बीच आवंटित किया था। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए लिया। और साथ ही अब आपको ये भी बता दें कि शीर्ष अदालत ने इस मामले में विशेष सीबीआई जज को मुकदमा चलाए जाने का भी आदेश दिया था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।